नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल ये शो आपका है। जी हां, यहां पर हम आपकी तैयारी कराते हैं, आज के बाजार का आपको पूरा ब्यौरा देते हैं। एक्सपर्ट जो देते हैं वो आज के बाजार और कल के बाजार पर अपनी खास राय रखते हैं और उस हिसाब से आपकी विशेष तैयारी हम कराते हैं। यहां पर मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनके पास आपके सवाल जाते हैं जो आप हम तक पहुंचाते हैं, और इन्हीं सवालों और स्टॉक से जुड़ी जो भी आपकी क्वेरीज हैं उस पर भरोसेमंद सलाह आप तक पहुंचाई जाती है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, क्योंकि तमाम दर्शक हमें लगातार मैसेजेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा बेहतर कमाई के मौके यहां पर मिल रहे हैं और आज के शो में भी मिलेंगे। आज के शो में वैसे क्या होगा खास, तो जेपी एसोसिएट्स और डालमिया भारत की डील आखिर क्या है मायने बताएंगे आपको। रिकॉर्ड ऊंचाई पर एयर पैसेंजर ट्रैफिक पहुंचा है और उसकी तस्वीर सामने आई है। आखिर किस तरह से भारत में एयर ट्रैवलर्स बढ़ते जा रहे हैं, पूरा डेटा आपके सामने रखेंगे। कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज हमेशा की तरह और कमाई के मौके होंगे। इसके अलावा आपको इस शो में आपकी खास तैयारी कराएंगे शर्मिला जोशी जी, sharmilajoshi.com से, और किरण जानी जैनम सिक्योरिटीज से। और इस शो में जुड़ने के लिए आपको बड़ा ही आसान तरीका अपनाना है। आपको करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल आप भेजिए। सवाल भेजते वक्त अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। यही नहीं, आप सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया पर ट्विटर और फेसबुक पर जाइए और वहां पर हमारे जो हैंडल्स हैं ईटी ना स्वदेश के, वहां पर KKT अपना स्पेस, अपना सवाल, अपना और अपने जो शहर का नाम है वो जरूर रखिए। और इस तरह से आप इस शो में जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इससे पहले कि हम शो में आगे बढ़ें, आपको बता दें नवंबर महीने में महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। 5.88% पर नवंबर CPI के जो डेटा हैं वो आए हैं। अक्टूबर महीने में ये 6.77% थी और हम इसमें खास तौर पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ इस पूरी चर्चा में मैथिली बुसनुरमुठ जुड़ रही हैं जो कि ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर हैं, और इसके साथ ही एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मी अय्यर, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैथिली मैम आपके पास आएंगे, किस तरह से देखती हैं राहत है, आप किस तरह से ऑब्जर्व करती हैं इस पूरे आंकड़े को? धन्यवाद। ये तो खुशखबरी है कि जैसे आपको मालूम है कि आम आदमी के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी, महंगाई की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। तो जब तक हम जनवरी से चल रहे हैं 6% से ऊपर था इन्फ्लेशन, जो हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन, और इस साल पहली बार 6% से कम आया है, 5.88% आया है, और खासकर इसमें खाद्य पदार्थ में कमी आई है। खाद्य पदार्थ में जो है 4.7% है, पहले जो था पिछले महीने था 7% से ज्यादा था। तो महंगाई की कमी जो हुई है वो खाद्य पदार्थ में है। और जैसे हमारे देश में हम जानते हैं जो कंजम्पशन बास्केट जो हम कहते हैं, जो आम आदमी जो कंज्यूम करता है, खर्चा करते हैं, वो सबसे ज्यादा फूड आर्टिकल्स में करते हैं। तो इस एरिया में, इस सेक्टर में खाद्य पदार्थों में जब महंगाई की दर कम हो जाती है, वो सबसे ज्यादा खुशखबरी है। तो ये सर्टेनली अच्छी बात है। तो अब रिजर्व बैंक को शायद उनको सोचना पड़ेगा कि पहले जैसे वो जो रेट इंक्रीज कर रहे थे उसी तरीके से करें या थोड़ा सा कम करें। खासकर अगर हम इसके साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी देखें, जहां पे कंट्रैक्शन हुआ है, 4% कंट्रैक्शन हुआ है, तो ये सर्टेनली जैसे आपने कहा, ये बहुत फायदा हुआ है रिजर्व बैंक और सरकार के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे संकेत। और लक्ष्मी अय्यर भी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मी अय्यर CEO हैं कोटक इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। लक्ष्मी जी, किस तरह से देखती हैं आप इन आंकड़ों को, और ये आंकड़े हमारी इकॉनमी के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से जो नरमी की बात कही जा रही है, क्या उम्मीद की जा सकती है?
जी, सबसे पहली बात मैं मैथिली की बात से सहमत हूँ कि ये जो एक जो पॉजिटिव न्यूज़ आया है, ये पहली बार 2022 के जो महँगाई के आंकड़े हैं 6% के नीचे आए हैं, तो एक पॉजिटिव डेफिनिटली है। हालाँकि अगर आप तेल के दाम यानी जो फ्यूल और जो खाद्य पदार्थ के दाम को अगर हटा दो, तो जो कोर इन्फ्लेशन आया है, वो हल्का-सा स्थिर रहा है, स्टिकी रहा है। पर डेफिनेटली जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो महंगाई के आंकड़े हैं जो आरबीआई देखता है वो नीचे की तरफ ही है। एक और चीज हमको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते कि जो सर्दी के मौसम में आमतौर पे हम देखते हैं कि जो फूड आइटम्स है उनके दाम घटते हैं। तो ये सारी जो डेटा पॉइंट्स है एकत्र होकर और इसके साथ यूएस के आंकड़े कैसे आते हैं कल जैसे 14 तारीख को यूएस एफओएमसी का भी निर्णय है, वो रेट हाइक कैसे करेंगे, ये सारी चीजों को मेरे हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स को भी ध्यान रखना होगा अपार्ट फ्रॉम ओनली डोमेस्टिक फैक्टर्स। बट डेफिनेटली पॉजिटिव चेयर है, लेकिन किस हद तक ये सिलसिला जारी रहेगा और क्या टोन में बदलाव आएगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा। मैथिली मैम, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जैसा लक्ष्मी भी कह रही थी कि ये जो सीज़न है वो कहीं ना कहीं इस तरह की नरमी के संकेत देता है, लेकिन हम देखें इस बार मानसून भी बड़ा लंबा चला और इस वजह से हम देख रहे हैं कि फसलों के लिहाज से भी एक तरह का अच्छा ओवरव्यू है। लेकिन उसके अलावा आप क्या देखती हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमारे हक में जा रही हैं इतनी टाइटनिंग सिचुएशन में भी? ऐसा है कि हमको यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से हमको फ्यूल प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी रहेगी। अभी तो $80 से कम आ गया है, पर बैरल प्राइस तो कम हो गया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑयल का प्राइस ऐसे ही कम होता रहेगा। आगे जाते दिन हमको पता नहीं कि ऑयल का प्राइस कैसा रहेगा। ये ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि भारत जैसा देश 80% अपना इंपोर्ट करते हैं ऑयल रिक्वायरमेंट। तो ऑयल प्राइसेस के बारे में हमारा कुछ पता नहीं चलता और उसके ऊपर हमारे कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। लेकिन ये तो खुशखबरी है कि खाद्य पदार्थों में भारत सेल्फ सफिशिएंट है। इस बार मॉनसून अच्छा रहा है, तो खाद्य पदार्थों में खासकर हमको कुछ खबर चिंताजनक बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा वॉच हमको फ्यूल प्राइसेस पे रखना पड़ेगा, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि फ्यूल प्राइसेस कैसे रहेंगे। साथ के साथ यूएस फेड का हमें पता नहीं कि वो 75 बेसिस पॉइंट से अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे या 50%। अगर वो 50% से करें तो पूरी दुनिया में ये लगेगा यूएस में भी इन्फ्लेशन का थोड़ा सा जो डर है वो थोड़ा कम हो गया है। तो उस वजह से हम ज्यादा भी जो भी चीज है इन्फ्लेशन के बारे में ज्यादातर हमारे हाथ में नहीं है। यही है ट्रेजेडी कि आरबीआई को जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न्ड। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी इसी चीज़ को मैं लक्ष्मी आपके पास लेके आना चाहूँगा कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है और उसको लेकर जो एक हम उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं, उम्मीद इस बार थी और एक्सपेक्टेड लाइन थी उसी के आसपास चीज़ें नहीं, जिस तरह की कमेंट्री थी, जिस तरह से उम्मीद बाजार लगा रहा था, एक्सपर्ट्स लगा रहे थे। लेकिन अब आगे की राह क्या? आगे की राह जैसे मैंने आपको बताया दो तरफा है। एक तो हमारे यहाँ के महंगाई के आंकड़े कैसे आते हैं, हमारे ग्रोथ के नंबर्स इंक्रीमेंटली कैसे आते हैं। पॉलिसी के बाद का तुरंत हमने एक इन्फ्लेशन का नंबर देख लिया है। अब ये है नवंबर के आंकड़े, दिसंबर के आंकड़े जो आपको है जनवरी पे दिखेंगे और उसके बाद जो है हमारी पॉलिसी का स्टेटमेंट है। यहां से लेके फरवरी तक एक तो महंगाई के आंकड़ों के अलावा आपने कच्चे तेल के दाम कैसे मूव होते ये हमको देखना जरूरी है। और ग्लोबली एफओएमसी क्या मार्ग अपनाता है, क्या 50 बेसिस पॉइंट के बाद उनकी जो नमी है टोन में वो क्या दिखाई दे सकती है, ये सारी चीजें आपको तय कराएंगी कि क्या 25 बेसिस पॉइंट और रेट हाइक हो सकता है फरवरी में या फिर एक छोटा सा पॉज लिया जाए। आज के केवल आंकड़ों से ये कहना बहुत मुश्किल होगा हमारे हिसाब से, पर एक इंश्योरेंस रेट हाइक अगर आज की हम बात करें तो इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे लक्ष्मी जी और मैथिली मैम आप दोनों का। और इस पूरी चर्चा के जरिए हमने समझने की कोशिश करी कि आखिर ये जो राहत है वो कितनी बड़ी राहत है और आगे आने वाले वक्त में आखिर किस तरह से नरमी के संकेत मिल सकते हैं और आगे की राह क्या होने वाली है। चलिए अब शो की हाइलाइट्स की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले जरा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। आज बाजार की अगर हम बात करें तो एक्शन क्या रहा, कहां तेजी रही, किन शेयरों में गिरावट रही, हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी इसका पूरा ब्यौरा दे रही हैं।
बाजार में आज हम देखें तो काफी सपाट क्लोजिंग आज देखने को मिली। हालांकि जो शुरुआत हुई थी वो काफी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद दिन खत्म होते होते हमने देखा कि निश्चित स्तरों से करीब करीब 100 पॉइंट्स की रिकवरी हुई और बाजार में जो क्लोजिंग हुई वो 18,500 के पास निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। तो दिन भर 18,500 के लेवल को निफ्टी ने आज होल्ड करने की कोशिश की और क्लोजिंग भी वही हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की चाल काफी मजबूत थी और हमने देखा कि 75 अंक ऊपर बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी और आगे भी इसमें माना जा रहा है कि ये जो मजबूती है वो आगे भी जारी रह सकती है। शुरुआती में जो कमजोर ग्लोबल संकेत थे उसका असर भारतीय बाजारों पर जरूर आज देखने को मिला हल्का, लेकिन दिन खत्म होते होते जो दिन भर की सारी गिरावट थी वो उससे यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है। अगर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज बीपीसीएल मजबूत था, डीवीज लैब, कोल इंडिया, यूपीएल और अपोलो हॉस्पिटल ये करीब 1 से 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे और बीपीसीएल में देखिए दिन खत्म होते होते 3% की मजबूती के साथ आज क्लोजिंग हुई। वहीं दूसरी तरफ एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, टाइटन, कोटक महिंद्रा बैंक और आयशर ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की 1.25 से 1.5% की वीकनेस आज के सेशन में देखने को मिली है। सपोर्ट आज मिला है अगर बाजारों की बात करेंगे तो आज सरकारी बैंकों से सहारा मिला। ऑयल एंड गैस शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली, जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम में गिरावट आ रही है। उसके अलावा कुछ सरकारी कंपनियों से और रियल्टी और मेटल शेयरों में भी आज हम देख रहे थे कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ आईटी में आज काफी ज्यादा कमजोरी थी और लगातार दूसरा सेशन था जब हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा और ऑटो स्टॉक्स भी आज हमने देखा कि यहाँ पर हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में आज काफी ज्यादा एक्शन था। टॉप गेनर्स पर नजर डाले तो जिंदाल स्टेनलेस में देखिए करीब 9.5% तेजी, सुजलॉन करीब 10% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। नेशनल फर्टिलाइजर, स्वान एनर्जी, येस बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी मजबूती आज के दिन देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ गिरने वाले शेयरों पर बात करें तो आज स्पार्क में कमजोरी थी। इसके अलावा नवीन फ्लोराइन, गोदरेज इंडस्ट्रीज, महिंद्रा हॉलीडेज और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। लेकिन दिन के दौरान कुछ अहम खबरें भी निकल कर आई हैं। आज जेपी एसोसिएट्स के स्टॉक्स को, जेपी ग्रुप के स्टॉक्स को भी हमने देखा, वहां पर अच्छा मोमेंटम था और दिन खत्म होते होते ये भी खबर निकल कर आ गई कि डालमिया भारत अब कंपनी का कारोबार खरीदेगी, जिसके चलते वहां पर एक्शन था। मिड कैप स्पेस में वाटेक वावा पर देखेंगे तो वहां पर 10% की तेजी थी। एक बड़े ऑर्डर विन की खबर निकल कर आई थी। येस बैंक में बड़े फंड इन्फ्यूजन की बात चल रही है और यहाँ पर भी हमने देखा कि येस बैंक का शेयर आज एक्शन में था। 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर येस बैंक बंद हुआ। और एक और बैंकिंग स्टॉक पीएनबी में भी अच्छी तेजी थी। जेपी मॉर्गन के अपग्रेड के बाद हमने देखा कि ये स्टॉक भी करीब 3% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा था। और इंटरग्लोब एविएशन आज हम ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले स्टॉक्स में भी देख रहे थे कि आज काफी शानदार तेजी देखने को मिली और वजह ये थी कि घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक प्री कोविड स्तर के करीब पहुंच चुके हैं, जिसके चलते इंडिगो का शेयर भी आज 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। तो ओवरऑल बात करें तो इंडेक्स में तो सपाट कारोबार रहा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से काफी अच्छा एक्शन था। और मार्केट में जो रणनीति बता रहे हैं जानकार वो यही बता के चल रहे हैं कि आगे के लिए पॉजिटिव मोमेंटम है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए और बैंक निफ्टी अभी भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे और हमारे दोनों खास मेहमान शर्मिला जोशी जी और किरण जानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मिला जी और किरण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शर्मिला जी, आज के बाजार पर आपकी क्या खास राय है? जैसे कि आपने कहा कि काफी एक एक्शन पैक जैसा दिन रहा, पहले नीचे फिर रिकवरी फिर से नीचे, तो आई थिंक सीधी ये जो स्ट्रेंथ है मार्केट की वो दिखा रही है कि वो अपने में बरकरार है और जो नेगेटिव क्यूज आ रहे हैं उनको धीरे धीरे हम पीछे छोड़ रहे हैं। तो ये बात जरूर है कि थोड़ा संभल के आपको चलना पड़ेगा, लेकिन आपका ट्रेड जो है वो बाइंग साइड पर ही रहना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जैसे हम ये महीने में जाएंगे टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ द मंथ, शायद हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखेंगे इस साल को। तो मार्केट इसी तरह के संकेत दे रहा है कि जो बाइंग है वो एक लेवल पे आ ही रही है एंड दैट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। किरण जी, आपकी आज के मार्केट पर विशेष राय? गुड इवनिंग एवरीवन। ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी नेगेटिव बायस के ऊपर ओपन हो गए थे, लेकिन जिस तरह से मिड कैप सेक्टर के अंदर और जिस तरह से बैंकिंग ने स्ट्रेंथ दिखाई
हमने देखा कि सेकंड हाफ में मार्केट पूरी तरह से रिकवरी हो गई। निफ्टी के ऊपर अभी भी हमारा थोड़ा कॉशियस व्यू है, रीजन बीइंग के 18,600 उसका लास्ट ईयर का ऑल टाइम हाई था, और जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हमने देखा कि 19,000 तक की एक रैली है, लेकिन वापस अपने ऑल टाइम हाई, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 18,600, उसके नीचे कहीं ना कहीं ये ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये मार्केट 18,600 के नीचे, निफ्टी में थोड़ा संभलने की बात है। बैंक निफ्टी में की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में 43,500, 43,000, ये जो 500 पॉइंट का जोन है, इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग जोन। हम देख रहे हैं कि मल्टीपल पुट राइटर्स यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट देने के लिए खड़े हैं। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर देखोगे तो आज इंडसइंड बैंक था, एचडीएफसी बैंक था जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। तो जब तक बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो दिग्गज बैंक्स है वो अपने लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कोई नेगेटिवनेस नहीं दिखाती है, तब तक डेफिनेटली हमें लॉन्ग बने रहना चाहिए। सो निफ्टी के अंदर 18,600 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम वेट एंड वॉच और डिप की वेट करने की सलाह देंगे। 18,200 तक का डिप हम देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में आपकी जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसमें 43,000 या तो 42,800 का सपोर्ट या तो स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब दर्शकों के सवालों की ओर फटाफट से बढ़ते हैं। पहला सवाल राहुल शुक्ला ने पूछा है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल है, यूनियन बैंक के 44 रुपए 40 पैसे के भाव पे इन्होंने 496 शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? शर्मिला जी, क्या होगी इन्हें सलाह? मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने थोड़े लोअर लेवल पे उनकी परचेस हुई है, और ये अपने में बहुत अच्छी बात है। और हम देख ही रहे कि किस तरह से फिर से बाइंग पीएसयू बैंकिंग स्पेस में लौटी है, क्योंकि ये अब धीरे धीरे लग रहा है कि जो एनपीएस के इश्यूज थे वो कुछ स्टॉक्स के लिए, कुछ बैंक्स के लिए हम देख रहे हैं कि सुधर रही है उस सिचुएशन, और जिनके नतीजे इतने अच्छे भी नहीं आए उनमें ये जाहिर है कि फ्रेश एनपीएस नहीं बन रहे। तो समवेयर द बुक इज इम्प्रूविंग, और उनके रेशियोज बेहतर आगे चलकर आने की उम्मीद है। सो इट्स नॉट माय फेवरेट स्टॉक इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस, लेकिन उसके साथ मैं, क्योंकि उनकी बाइंग लेवल इतनी अच्छी है, मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए। बिल्कुल। राहुल का ही दूसरा सवाल है। किरण, मैं उस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। राहुल ने पंजाब नेशनल बैंक के 48 रुपए 25 पैसे के भाव पे 400 शेयर लिए हैं, आगे क्या टारगेट अचीव हो सकते हैं, पूछ रहे हैं। हाँ, सो ओवरऑल अगर पीएनबी की अगर हम बात करें तो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था कहीं ना कहीं 45-44 के आसपास, वो स्टॉक ने अच्छे से क्रॉस कर दिया है। अब अगर इसका मंथली चार्ट और वीकली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं अपने दूसरा जो रेजिस्टेंस जोन था वहां को वो अप्रोच कर रहा है समवेयर अराउंड 60 रुपीज के आसपास। सो मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए स्टॉक के अंदर। 53 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में एक माइनर सा रेजिस्टेंस है 60-62। जैसे ही ये जोन क्रॉस होता है देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 70 तक की एक रैली देखें। तो लुकिंग एट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 70। नीचे में कोई भी डिप आता है तो वो एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं समवेयर अराउंड 55। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो है 53। अगले दर्शक के सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंद्रजीत कंधारे हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से। इन्होंने एलेम्बिक फार्मा के 150 शेयर लिए हैं 671 के भाव पर, आगे क्या करना सही रहेगा, ये पूछ रहे हैं। शर्मिला जी, क्या होगी इन्हें राय? We are talking of Alembic Pharma, right? Alembic Pharma ना? जी जी जी। तो मेरे हिसाब से देखिए, इसमें दिक्कत यही है कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो आप जो कोविड के 2 साल थे उनमें उनका परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक रहा, क्योंकि एक कोविड का टेलविंड वगैरह भी था। लेकिन अब जाके ऐसे लग रहा है कि ये अटक गए हैं। तो वो आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत जल्दी आपको रिटर्न्स देगा नहीं, इस तरह के अब संकेत आ रहे हैं। और अगर आप पिछले 1-1.5 साल का भी रिटर्न खोल के देखेंगे, कोई भी, आई थिंक बारिंग 3-4 नाम फार्मा में, तो किसी भी स्टॉक का इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो प्लीज बेयर दैट इन माइंड। लेकिन स्टॉक अपने में ठीक है, तो अगर आप पेशेंट है तो आप बने रह सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर आप में धैर्य है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। अगले दर्शक के सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैनेन्द्र सिंह है महाराष्ट्र से। एनटीपीसी के 100 शेयर लिए हैं 175 रुपए के भाव पे, क्या करना चाहिए, जैनेन्द्र का सवाल है। किरण जी, क्या होगी इन्हें सलाह? सो ओवरऑल अगर एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो स्टॉक अपने 50 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़े नेगेटिव वायर्स है, अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं पिछले टाइम भी हमने देखा था कि 175 के आसपास से स्टॉक में करेक्शंस आया था, और वो करेक्शंस में हायर टॉप हायर बॉटम के पैटर्न में ट्रेड कर रहा था।
अभी जिस जनता के ऊपर है उसको मल्टीपल सपोर्ट है राइजिंग ट्रेंड लाइन के, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसको 100 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 164 के नीचे का बन रहा है, सो 164 के नीचे के स्टॉप लॉस से होल्ड रखे। ऊपर में 175 का 176 का एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही ये क्रॉस होता है देयर आर चांसेस कि आप 185 तक की एक रैली देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से 160 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली एनटीपीसी होल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कल बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर हैं, हमारी सहयोगी वामाक्षी पूरा ब्यौरा दे रही हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम उन क्यूज़ के साथ जो आज आफ्टर मार्केट आवर्स में रिपोर्ट होंगे और इसका इम्पैक्ट हमें भारतीय बाजार पर कल नजर आएगा। तो भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स और सीपीआई रिलेटेड डेटा आज आफ्टर मार्केट आवर्स में रिलीज़ होगा और ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू है जो हमें ट्रैक करना ज़रूरी है। इसके अलावा ग्लोबल फ्रंट पर कल क्या एक्शन होगा इस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो यूएस अपना सीपीआई रिलेटेड डेटा और उनका मंथली बजट स्टेटमेंट कल पेश करेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि एफओएमसी की बैठक शुरू होने वाली है दिसंबर 13 को, दिसंबर 14 को ख़त्म होगी और एफओएमसी का रेट डिसीजन हमें दिसंबर 14 को पता चलेगा। आइए देखते हैं अब कॉर्पोरेट फ्रंट पर क्या एक्शन हो रहा है। पेटीएम की बोर्ड की बैठक होने वाली है और बायबैक को लेकर बोर्ड चर्चा करेंगे और अपना निर्णय देंगे। इसके अलावा कोलगेट इंडिया भी फोकस में रहेगा। उनकी जो एमडी है प्रभा नरसिम्हन, उनका फर्स्ट एनालिस्ट मीट होस्ट करने जा रहे हैं कल, तो इसी के चलते ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। और आखिर में बात करते हैं आईपीओ मार्केट की। यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है। ये हफ्ते हमने देखा काफ़ी सारे आईपीओस खुले हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, और कल हम नोट कर रहे हैं कि लैंडमार्क कार्स का आईपीओ भी खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। दिसंबर 13 से दिसंबर 15 तक ये आईपीओ खुला रहेगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्यूज़ और इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। और चलिए अब हमारे खास सेगमेंट की बारी है वीआईपी शेयर्स की। शर्मिला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? थोड़ी देर पहले हमने पीएसयू बैंक्स की बात की और आई थिंक मार्केट ने कहीं ना कहीं सेंस किया है कि बैंकिंग इज द सेक्टर टू बी इन, और हम देख ही रहे वेदर इट इज प्राइवेट बैंक्स या पीएसयू बैंक्स, इनमें जिस तरह का मोमेंटम है पिछले आई थिंक 3-4 महीने से, उसमें लोग अब इन्वेस्टेड है। आई थिंक कि आगे चलकर भी ये एक सेक्टर रहेगा जिस पर मोर एंड मोर आई थिंक इन्वेस्टर्स बेट करेंगे। तो आई हैव गॉन विद पीएनबी। मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने यूनियन बैंक के लिए भी कहा, अगर आप पीएनबी के नतीजे भी देखेंगे तो ये महसूस होता है कि उनके जो एनपीएज है वो अब उस रेट से नहीं बढ़ रहे जो पहले बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं कि एकदम उनका अभी तक बुक क्लीन है, लेकिन जो रिकवरी का पेस है वो अब काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो इसके चलते और जैसे वो भी इम्प्रूव होगा, उनके एनपीएस का स्टेटस इंप्रूव होगा, उनके ओवरऑल फाइनेंशियल्स और रेशियोज भी अब धीरे धीरे अच्छे लगने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि काफी लंबे समय तक ये स्टॉक बिकॉज ऑफ ऑल द कंसर्न्स जो हमें मालूम है, जिस वजह से पीएनबी काफी करेक्ट हुआ, गिर गया, अब वो धीरे धीरे उस सिचुएशन से निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। मेरा टारगेट 75 का रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और किरण जी का रुख करते हैं। किरण जी बताएं, आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? सो हमारे दो पिक्स रहेंगे, दोनों बाई की तरफ है। पहला है बिरला कॉर्प। बिरला कॉर्प पर अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो क्लियरली वहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आज सेटल हुआ है और लास्ट 2 दिन का अगर आप वॉल्यूम देखें तो काफी हैवी वॉल्यूम हमें दिख रहा है डेली चार्ट के ऊपर। सो ओवरऑल स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा पोजिशनल बाई रहेगा हमारा। 1007 के आसपास की क्लोजिंग थी। 973 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 1060 एज अ टारगेट हम मेंटेन करेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो देवयानी इंटरनेशनल है। आफ्टर लॉन्ग टाइम वो वापस अपने हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जो करेक्शन आया था वो 210 से वो कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस हाई टॉप हाई बॉटम के अंदर है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक वापस अपने बुलिश जोन के अंदर एंटर हो रहा है। सो 192 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 205 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 188 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे किरण जी आपका। इसके साथ ही शर्मिला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, इसके साथ ही वीआईपी पिक के जरिए कमाई के मौके बताने के लिए। तो कल की तैयारी में फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।